हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हमारा एक लेक्चर सीरीज बेयर रीडिंग लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशली डिमांड पर। ये हमारे पास ये भी लाहौर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फरमाइश की थी कि सर हमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पर बेयर रीडिंग जो है चाहिए और हमारे एग्ज़ाम्स हैं इनके हवाले से भी हमें चाहिए। तो आइए इन पर हम बेयर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक्ट का नाम है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली इंडिया के अंदर ये एप्लीकेबल है। और किन पर एप्लीकेबल है? ओनली हिंदू सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। ये एक्ट नंबर कौन सा है? ये 1955 का एक नंबर 25 है। इस एक्ट को असेंट कब मिली थी प्रेसिडेंट की? 18 मई 1955 को। ठीक है, ये कमेंसमेंट कब हुई इसकी? इस एक्ट के अंदर नहीं लिखा कहीं भी कि इसकी कमेंसमेंट कब से स्टार्ट है, मतलब ये कब से शुरू है, कब से ये लागू है। ठीक है, अगर इसकी कमेंसमेंट देखेंगे या फिर वर्ड अगर इनएक्टमेंट आ जाए या इनएक्टेड आ जाए या इन्फोर्समेंट आ जाए या इन्फोर्स्ड आ जाए, ये सब के सब मीनिंग एक होती है। या इस तरह आ जाए इनएक्टेड, ये इनएक्टेड कब हुआ था, या इनएक्टमेंट इसकी कब से है, या ये इन्फोर्समेंट इसकी कब से है, या ये इन्फोर्स्ड कब से हुआ, सब की सब मीनिंग सेम है। या ये कमेंसमेंट इसकी कब से है, या ये कमेंस कब से हुआ? 18 मई 1955 को। आ रही बस मुझे। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम? जवाहरलाल नेहरू। हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। आ रही बस में, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर इस एक्ट को हम देखें तो इस एक्ट के अंदर टोटल चैप्टर्स जो हैं 6 चैप्टर्स हैं और टोटल सेक्शंस जो हैं वो इस चैप्टर्स के अंदर वो 30 सेक्शंस है। मतलब 6 चैप्टर हैं और 30 सेक्शन है इसके अंदर। अब इसका प्रीएम्बल हम देखेंगे तो इसके प्रीएम्बल क्या कहता है? वर्ड जो प्रीएम्बल है, मतलब ये जो हमारा एक्ट है ये किस लिए बना है, इसके जो ऑब्जेक्ट क्या है, इसलिए इसको कहते हैं हम प्रीएम्बल। एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई लॉज रिलेटिंग टू द मैरिज अमॉन्ग हिंदू ऑफ इंडिया। मतलब मैरिज से रिलेटेड जो भी हिंदूज, जो भी हमारे पास कम्युनिटी है इंडिया की, उनके जो भी लॉज थे उनको अमेंड करके उनको कोडिफाई किया। कोडिफाई मतलब सारे के सारे लॉज को मिला के एक ही कानून बना दिया जो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर जो भी हिंदू हैं उन सब पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, रिलेटेड टू मैरिज, कि उनकी शादी से मुतल्लिक, ठीक है, उनके शादी ब्याह से मुतल्लिक जो भी हम उनके हमारे पास रूल्स होंगे वो इस एक्ट के तहत जो है वो माने जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर। यही इसका मकसद है कि जो भी हमारे पास हिंदुस्तान के जो भी हिंदू सिटीजन्स हैं, फिर चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो, इंडिया से बाहर हो, उन पर भी ये जो एक्ट एप्लीकेबल होगा और उनके जो भी मैरिज से रिलेटेड इश्यूज हैं वो इस एक्ट के तहत सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसका देख लेते हैं हम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी। वर्ड प्रिलिमिनरी इसका मतलब क्या है? इंट्रोडक्टरी। सेक्शन 1 है इंट्रोडक्टरी। इस एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन की बात करता है। यहाँ तक बात क्लियर है। हमारे पास सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। बस, ना फुल स्टॉप है ना काम है, कुछ भी यहाँ पर ये नहीं लिखा है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मैंने कहा आपसे पहले कि कमेंसमेंट की बात यहाँ पर नहीं की गई, मगर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये एक्ट कब से कमेंस हुआ? 18 मई 1955 से ये स्टार्ट हो गया था। मतलब ये लागू हो गया था, ये एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, मतलब आप कमेंसमेंट देखें, इनएक्टमेंट देखें, इन्फोर्समेंट देखें, ठीक है, कमेंट्स देखें, इनएक्टेड देखें या इन्फोर्स्ड देखें या एप्लीकेबल देखें। ठीक है, ये एप्लीकेबल कब से हुआ था? 18 मई 1955 से। तो आइए देख लेते हैं शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। अब इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा? इसका छोटा सा मखसूस नाम क्या होगा? इसका नाम होगा द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो ऊपर लिखा हुआ है लाल
हमारे पास हेडिंग के अंदर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये इसका शॉर्ट टाइटल होगा। अब ये एक्सटेंड कहाँ तक करेगा? इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे के पूरे इंडिया के अंदर ये एक्सटेंड करेगा। इससे पहले 19 हमारे पास 2019 से पहले यहाँ पर एक वर्ड्स लिखा होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जिसको अभी जो है वो रिपील कर दिया है, अमेंड कर दिया है उसके अंदर। अब यहाँ पर ये इट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को भी, जम्मू एंड कश्मीर पर भी ये एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। आल्सो अप्लाइज टू हिंदूज डोमिसाइल इवन आउटसाइड टेरिटरी, मतलब जो भी हिंदू डोमिसाइल हैं इंडिया के, उन सब पर ये एप्लीकेबल है, फिर चाहे वो कंट्री के बाहर ही क्यों ना हो। मतलब जो इंडिया के बाहर हैं, फॉर एग्जांपल कहाँ पर हैं ये? अमेरिका है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड है, कहाँ पर भी हैं, इन सब पर दुनिया के किसी भी कोने में होंगे जिसका डोमिसाइल के अंदर हिंदू लिखा होगा और सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी वेरी सिंपल। अब ये थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर यहाँ लिखा था, उसको कौन से एक्ट के तहत इसको मिटा दिया गया। आप ये थोड़ा नोट कर लें, फिर थोड़ा सा इसको भी हमें यहाँ से साइड में इसको भी थोड़ा मेंशन कर लेते हैं। पहले ये आप नोट कर लें। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 अभी हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 1 के अंदर पूरा चैप्टर 1 डिस्कस कर लेंगे, जो बात करता है प्रिलिमिनरी, जिसके अंदर सेक्शन 1 से लेकर 4 तक सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन 1 हमने डिस्कस कर लिया है, इसके अंदर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है वो हम छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप इनको नोट कर लें। GDS नोट कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि इस हमारे पास एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जो वर्ड था, इसको किस एक्ट के तहत इसको जो है वहाँ से हटा दिया गया है। वो एक्ट था हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके अंदर जो हमारे पास इसकी असेंट मिली थी 9 अगस्त 2019 को, ठीक है। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। और ये इन्फोर्स कब से हुआ? ये हुआ 31 हमारे पास अक्टूबर 2019 के अंदर। इसके अंदर अगर आप देखेंगे टोटल सेक्शंस हैं 103 और शेड्यूल जो है टोटल 5 हैं। अगर 5th शेड्यूल को आप देखेंगे और 5th शेड्यूल के अंदर टेबल्स दिए गए हैं, उसका टेबल नंबर 1 देखेंगे और उसका सीरियल नंबर 35 देखेंगे तो उसके अंदर लिखा होगा द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आ रही बात समझिए? यहाँ तक बात क्लियर है? ये हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है ना, उस कमिटमेंट जो जहाँ पर दी गई थी, एप्लीकेबिलिटी दी गई थी कि ये हमारे पास कहाँ तक एप्लीकेबल है। पहले लिखा होता था यहाँ पर कि इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। मगर अब इस एक्ट के पास होने के बाद, मतलब 31 अक्टूबर 2019 से मतलब 31 हमारे पास 31 अक्टूबर 2019 से अब पूरे इंडिया के अंदर, मतलब उन्होंने जम्मू और कश्मीर को भी साथ में ले लिया। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। और इसकी अगर एक्ट की आप एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन इस एक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात कर रहा हूँ कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या है? इसकी एप्लीकेशन, इसका इन्फोर्समेंट, इसकी जो है हमारे पास एप्लीकेबिलिटी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किस वजह से है? क्योंकि ये कहता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। और आल्सो अप्लाइज टू हिंदूज डोमिसाइल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी है हमारे पास हिंदूज़ हैं इंडिया के, जो भी डोमिसाइल से इंडिया के रखते हैं और इंडिया की रेजिडेंस रखते हैं और हिंदू हैं और हिंदू की हमारे पास डोमिसाइल इंडिया का रखते हैं, ठीक है। फिर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये एक्ट उन पर एप्लीकेबल होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम सेक्शन नंबर जो है
2 डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 2 किस चीज़ के बारे में डील करता है? सेक्शन नंबर 2 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। ये आप नोट कर लें, अगर इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे बिना झिझक पूछ सकते हैं। ये सिर्फ हमारी बेयर रीडिंग चल रही है, इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम डिटेल में ज़रूर जाएंगे। बेयर एक्ट मुकम्मल होने के बाद हम डिटेल में एक एक वर्ड को हम डिटेल में जो है पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कि ये एक्ट जो है इसका स्कोप क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो अलग से देखेंगे। इसके अंदर जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल सपिंडा वर्ड्स है हमारे पास है, प्रोहिबिटेड डिग्रीज जो वर्ड्स हैं उनको अलग अलग सबको हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि कॉन्जुगल राइट्स है, वाइडेबल मैरिज है, जो भी मैरिज वैलिड मैरिज हैं उन सब को अलग अलग डिस्कस करेंगे। मगर सिर्फ फ़िलहाल आप फोकस इतना रखें कि ये जो हमारे पास इसकी बेयर रीडिंग है ना, जो कानून पार्लियामेंट से जो पास हुआ है वो पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम उस पर डिटेल में बात करते हैं। पहले आप ये नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पर। जी डियर्स, तो अब उसी पार्ट को हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारे पास सेक्शन नंबर 2 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट मतलब ये किन लोगों पर जो है एप्लीकेबल होगा, मतलब वो कौन से पर्सन्स हैं, कौन से शख्स हैं जिन पर ये जो है कानून लागू होगा। ये बात करता है हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बात करता है दिस एक्ट अप्लाइज। यहाँ पर पहले मैंने लिखा था मे, जिसको हटा दिया। अगर मे लिखेंगे तो कहानी कुछ और हो जाएगी। इस एक्ट के अंदर लिखा गया दिस एक्ट अप्लाइज, मतलब ये कानून उन लोगों पर अप्लाई होगा। हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लास ए के अंदर कहा गया है कि टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन, मतलब उन लोगों पर जो के बाय रिलीजन उसका मज़हब जो है वो हिंदू हो, उन पर ही ये एप्लीकेबल होगा। इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स, फिर किसी भी फॉर्म में हो, और डेवलपमेंट किसी भी डेवलपमेंट से वो हो, या आर इंक्लूडिंग, ठीक है, मतलब हिंदू जो भी है उन सब पर एप्लीकेबल होगा। अब हिंदू में कौन कौन से लोग आ जाते हैं, इंक्लूड्स हमारे पास कहा गया है वीराशिवा, ठीक है, वो कौन से समाज हैं जो शिविज्म मतलब लॉर्ड शिवा को मानते हैं, द फॉलोअर्स ऑफ द लॉर्ड शिवा, जो इबादत करते हैं लॉर्ड शिवा की। उसके बाद है लिंगायत, मतलब जो लॉर्ड शिवा के जो फॉलोअर्स हैं वीरा शिवा के, उसकी मॉडर्न कम्युनिटी, मतलब मौजूदा वक्त की जो लोग हैं जो इस हमारे पास वीरा शिवा को मानते हैं, उसको कहा जाता है लिंगायत, ठीक, कम्युनिटीज़, ठीक है, मतलब एडहेर टू वीरा शिवा। लिंगायत एडहेर टू हमारे पास वीरा शिवा, मतलब लॉर्ड शिवा को जो पहले मानते थे इसको कहा जाता है वीरा शिवा, ये भी हिंदू है। और लिंगायत मतलब वही फॉर्म है लॉर्ड शिवा को मानने वाला, मगर वो मॉडर्न कम्युनिटी है, ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू हैं। और ब्राह्मो जो मोनोथेइस्टिक सेक्ट ऑफ हिंदुज़म है, मतलब एक हिंदुज़म का एक ऐसा एक्ट जो जिसका मानना है कि खुदा एक है, ठीक है, जिसका मानना है कि खुदा सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है, और इसका गॉड जो है ब्राह्मण है, एक यही ब्राह्मण को मानते हैं और ये भी हिंदू कहलाते हैं। उसके अलावा एक और हमारे पास समाज है प्रार्थना समाज, जिसको प्रार्थना कहते हैं, हमारे पास इबादत करने को, प्रेयर करने को। ये एक मूवमेंट थी हमारे पास, किस चीज़ की मूवमेंट थी ये, हमारे पास मूवमेंट जो है मूवमेंट फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स की मूवमेंट थी, ये भी हिंदू कहलाते हैं। और आर्य समाज, ये आर्य समाज जो है इसका मतलब क्या है कि टू डू टू होल ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए अच्छा सोचना, ये आर्य समाज, मतलब ये चारों 1 2 3 4 5 ये 5 समाज जो है ये पूरे के पूरे हिंदू हैं, हिंदुज़म के अंदर आ जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर, सिंपल है। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर बी पर चले जाते हैं हम। नंबर बी पर हमारे पास सब सेक्शन 1 क्लास बी पर, क्लास बी बात करता है टू एनी पर्सन हु इज़ अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, मतलब जो बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं, ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी हिंदू ही कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 1 का क्लास सी देखेंगे, एनी पर्सन डोमिसाइल ऑफ इंडिया, कोई भी शख्स हो जो इंडिया का डोमिसाइल हो, उन पर ये एक्ट जो है एप्लीकेबल होगा।
जब तक ये साबित ना कर दिया जाए, क्या ना कर दिया जाए, जब तक इसको साबित ना किया जाए कि ये एक्ट उस शख्स पर एप्लीकेबल नहीं है। आइए इसकी थोड़ी सी मैं आपको अनलेस इट इज़ प्रूव्ड दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। ठीक है, जब तक ये साबित ना किया जाए, प्रूव ना किया जाए कि ये एक्ट इन पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तब तक वो एक्ट इन पर अप्लाई होगा। ठीक है, मैंने बीच में एक चीज़ छोड़ दी है, ठीक है, कौन सी, हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जेव बाय रिलीजन। इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले सी को पूरा क्लियर कर दें, उसको आप कामा में छोड़ दें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। Or by any custom or usage is part of that law in respect of any of the matters dealt with herein, it this act had not been passed। इसका क्या मतलब है, मतलब कोई और हमारे पास कस्टम्स हो, यूजेज हो, उनके तहत अगर उसको उसके मैटर्स सॉल्व किए जाते हैं, एनी मैटर्स डील्ड विथ हेयरइन, ठीक है, इस उसके तहत डील्स किए जाते हैं, तो फिर जो ये एक्ट पास हुआ है, ठीक है, मतलब ये एक्ट अगर किसी और कस्टम्स यूजेज के तहत वो उनके जो है मैटर्स कंडक्ट किए जाते हैं, मगर अब एक्ट पास होने के बाद इस एक्ट के तहत माने जाएंगे। ठीक है, मतलब सब की सब जो भी डोमिसाइल्स हिंदू हैं उन सब पर एप्लीकेबल है, आल हिंदूज, और उसके अलावा जो भी डोमिसाइल हैं इंडिया के रहने वाले जो भी हैं उन सब पर ये हमारे पास द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एप्लीकेबल होगा। बस सिर्फ इस वजह से उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा कि अगर साबित कर दिया जाए कि ये एक्ट उन पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर है एक्सेप्ट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जेव। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जेव पर तो हमारे पास एक्सेप्ट कर दिया है, एक्सक्लूड्स कर दिया है कि इन पर तो एप्लीकेबल नहीं होगा। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जेव पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, मगर बाकी सब हिंदूज पर और इंडिया के जो भी डोमिसाइल्स जो भी रहने वाले हैं उन सब पर एप्लीकेबल होगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन पर। ठीक है, हमने सेक्शन 2 का जो है सब सेक्शन 1 जो है पूरा डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर क्लास ए बी सी तीनों डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन के अंदर। एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 दोनों डिस्कस कर लेते हैं। ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम जो है सब सेक्शन हमारे पास एक्सप्लेनेशन और सब सेक्शन 2 और 3 पर चलते हैं। जी डियर्स, नोट कर लिया। अब चले जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन की तरफ। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आपने ये जो सेक्शन सब सेक्शन क्लास ये अच्छी तरह आपने ध्यान में रखने। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन किसकी है, ये सब सेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन के अंदर कहा गया है कि फॉलोइंग हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, ये जो लोग हैं ये सब के सब जो क्या हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, एक्सप्लेनेशन दी गई है कि द फॉलोइंग पर्सन आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स आर सिख बाय रिलीजन ए द केस में बी। ये सब के सब क्या हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख कहलाएंगे। कौन कौन से, नंबर ए पर कहा गया एनी चाइल्ड लेजिटिमेट आर इललेजिटिमेट। चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड हो, लेजिटिमेट हो या फिर इललेजिटिमेट हो। अब कौन कौन से चाइल्ड से लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब जो वैलिड मैरिज से जो बच्चे होते हैं उसको कहते हैं लेजिटिमेट। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान शादी हुई जो वैलिड थी और उसमें से एक बेटा हुआ सी, ये लेजिटिमेट हुआ। अब ये इललेजिटिमेट क्या है, ए और बी के दरमियान एक रिलेशनशिप था, शादी नहीं थी, उनसे एक बच्चा हो गया, कौन सा हुआ, डी। ठीक है, तो फिर ये लेजिटिमेट नहीं इललेजिटिमेट है। मतलब जायज़ और नाजायज़ औलाद की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, कि जायज़ बच्चों की क्या जो है हमारे पास इसकी क्या अहमियत है और नाजायज़ बच्चे की क्या अहमियत होगी। मतलब जो जायज़ हैं और जो नाजायज़ हैं जिनके दोनों पेरेंट्स, मतलब जिनके दोनों माँ बाप जो हैं या तो हिंदू हो, या बुद्धिस्ट हो, जैन हो या फिर सिख हो। ठीक है, तो फिर वो हमारे पास क्या माने जाएंगे, हिंदू ही माने जाएंगे।
एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इनलेजिटिमेट, कोई भी बच्चा जायज या नाजायज जिनके पेरेंट्स में से कोई एक या उसकी माँ या उन दोनों में से उनके वालिद साहब दोनों, मतलब माँ या बाप में से कोई एक शख्स, मतलब या तो वाइफ उसके जो फादर है वो या उसकी मदर, दोनों में से कोई एक जो है ना वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हो, तो फिर वो बच्चा भी हिंदू कहलाएगा। उसके अलावा हम चले जाते हैं हमारे सी पर। एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, मतलब ये कहते हैं कि कन्वर्ट, जो कन्वर्ट हो गए, मतलब ए था, कोई एक शख्स है ए था जो क्या था, मुस्लिम था, ए क्या था, एक मुस्लिम था, अब क्या हो गया, हिंदू हो गया, तो अब एक्ट इन पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आ रही बात समझे, मतलब एक बी था जो क्रिश्चियन था, ठीक, अब क्या हो गया, ये हिंदू हो गया, तो फिर अब एक्ट ये इन पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब कोई शख्स है, एक है ए, ए क्या हुआ था, ए पे क्या 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 था हमारे पास, ए जो है हिंदू था, क्या हो गया, ये मुस्लिम हुआ, और मुस्लिम के बाद फिर ये हिंदू हुआ। मतलब जो कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, दूसरा मज़हब छोड़कर हिंदू मज़हब में जो आ रहे हैं उन पर एक्ट एप्लीकेबल होगा, और जो रिकन्वर्ट होकर आ रहे हैं उन पर भी एक्ट एप्लीकेबल होगा। इन रिकन्वर्ट मतलब पहले हिंदू या बुद्धिस्ट, जैन या सिख थे, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने अपना मज़हब तब्दील कर लिया, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैव हो गए, या कोई भी जो है उन्होंने मज़हब चेंज कर दिया, उसके बाद फिर वो वापस लौट कर आ गए, फिर वापस वो हिंदू हो गए, तो फिर अब रिकन्वर्ट पर भी वो एप्लीकेबल होगा, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन पर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गया हमारे पास, कौन सा हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब सब हमारे पास सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 देख लेते हैं, क्या बात करता है। ये बात करता है, नॉट विथ स्टडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1, नथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब। मतलब हर कंट्री के अंदर शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब होते हैं। 24 आपस से आर्टिकल हमारे पास 360 हमारे पास 6 क्लास 25 ये है हमारे पास शेड्यूल ट्राइब, और 24 आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट है। अब ये शेड्यूल कास्ट होते क्या है, ठीक है, आइए इसके विद इन द मीनिंग ऑफ क्लास 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अदरवाइज डायरेक्ट्स, कि ये जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी लोग से हैं ना, इन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इस कानून के अंदर कुछ भी लिखा हो, जब तक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करती, डायरेक्ट नहीं करती, हिदायत नहीं कर देती इस बात पर कि ये शेड्यूल कास्ट पर एप्लीकेबल हो जाए, तब तक ये एप्लीकेबल शेड्यूल कास्ट पर एप्लीकेबल नहीं है। एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब जो भी लोग से है ना, जो भी कम्युनिटी है उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब शेड्यूल ट्राइब है क्या, ये है रिफर्स टू दोज ट्राइब्स ट्राइबल कम्युनिटी आर पोर्शन ऑफ ग्रुप्स, मतलब एक मखसूस ग्रुप्स हो, स्पेसिफिक ग्रुप्स हो, किसी कंट्री के रहने वाले हों, उनको शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है। शेड्यूल हमारे पास कास्ट कहा जाता है, छोटी छोटी जातें जो है, छोटे छोटे मजहब रखने वाले जो लोग हैं उनको कहा जाता है शेड्यूल ट्राइब। अब शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे आर्टिकल 366 उसका क्लास 25 देखेंगे तो उसके अंदर वो डेफिनेशन दी गई है। यहाँ तक बात क्लियर है, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद चले जाते हैं हम सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 पर, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 पर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 क्या बात करता है, ये बात करता है द एक्सप्रेशन हिंदू, ये जो वर्ड है हिंदू, ठीक है, in any portion of this act shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this act, in this section। इस सेक्शन के तहत जो भी हमारे पास हिंदूज हैं, अगर इस एक्ट के अंदर कहीं भी वर्ड हिंदू इस्तेमाल होता है तो फिर ये हमारा, फिर चाहे वो हिंदू जो बाय रिलीजन हो या ना हो, ये एक्ट उन पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। अभी इसके तहत हमारे पास
सेक्शन 2 हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम सेक्शन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, वो जो है डेफिनेशन के बारे में बात करता है। ये सिर्फ हमारी बेयर रीडिंग चल रही है, हम डिटेल में भी इन पर बात करेंगे, मगर पहले हमारी बेयर रीडिंग मुकम्मल हो जाए। ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम जो है पार्ट 1 के अंदर ही हम सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 तक हमारा कंप्लीट हुआ, अब सेक्शन 3 पर हम चलेंगे। उससे पहले ये आप नोट कर लें। जी डियर्स, नोट कर लिया आपने। अब हमें चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 3 पर। सेक्शन नंबर 3 बात कर रहा है डेफिनेशंस की। सेक्शन नंबर 3 किस बात की बात करता है? सेक्शन नंबर 3 बात करता है डेफिनेशंस। अगर यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर इस तरह लिखा होगा, इन दिस एक्ट अनलेस anything, unless context otherwise requires। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जब तक कोई कॉन्टेक्स्ट जो है, इसके अंदर जो मवाद है वो किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस ना करे, तब तक ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ए से लेकर हमारे पास है कितने तक हैं, ए से लेकर जी तक, जो भी वर्ड्स हैं ए से लेकर जी तक, उसकी मीनिंग एज इट यही समझी जाएगी जो इस एक्ट के अंदर लिखी गई है और जो इसके अंदर मीनिंग डिफाइन की गई है। आइए हम देख लेते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास है कस्टम और यूजेज। ए हमारे पास सब सेक्शन ए और सेक्शन 3 का हमारे पास क्लास ए जो है वो बात करता है कस्टम और यूजेज। द एक्सप्रेशन कस्टम एंड यूजेज सिग्निफाई एनी रूल विच हैविंग बीन कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम हैज ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ अमंग हिंदूज इन एनी लोकल एरिया, ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली। कि यूजेज और कस्टम की क्या डेफिनेशन है? ये सिग्निफाई करते हैं किसी भी रूल को जो कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली क्या किया गया हो, ऑब्जर्व किया गया हो काफ़ी वक्त के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, जो कि फॉर एग्जांपल जिन्होंने एग्जांपल बाद में देखते हैं, जिन्होंने फोर्स ऑफ लॉ जो है वो ऑब्टेन कर लिया हो, हैज़ ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ। मतलब एक कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल ए और बी एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कम्युनिटी एक जो है कस्टम्स के तहत चलती है। फॉर एग्जांपल उनकी शादी वगैरह का कस्टम्स जो है वो कुछ अलग है सबसे। तो फिर ये जो इन दोनों का जो हमारे पास कम्युनिटी है, जो यूजेज, जो कस्टम्स, रीत और रवाज के मुताबिक जो चल रहे हैं ये काफ़ी वक्त से, मतलब इनके बाबा, इनके दादा, परदादा और उससे भी जो है हमारे पास जो उनके हमारे पास ग्रेट फादर्स के भी ग्रेट फादर्स हैं, उनके वक्त से, उनके टाइम से जो उनकी रीत रस्म चलती आ रही है ना, ठीक है, वो चलते मतलब वो उन्होंने फोर्स ऑफ लॉ ऑब्टेन कर लिया। मतलब एक रीत हमारे पास रस्म चलती आ रही है, ए है, ठीक है, ए का बेटा बी, उस मतलब इसकी जो रीत रस्म है इसने अडॉप्ट की, और बी के बेटे सी ने अडॉप्ट की, और सी के बच्चों ने अडॉप्ट की, मतलब डी के बच्चों ने अडॉप्ट की, ई ने, मतलब जो ऊपर से जो आ रहे हैं, जो एंसेस्टर्स की जो भी कस्टम्स वगैरह थे, जो रीत रस्म थी, वो नीचे वालों ने अडॉप्ट की, और अडॉप्ट करने के बाद मतलब काफ़ी वक्त तक वो परफॉर्म करते आए, मुसलसल उस रीत रस्म को करते आए, उससे वो क्या हो गई, उनकी जो है वो हमारे पास एक लॉ बन गया उनके लिए। कस्टम्स मतलब यूजेज वो होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक हमारे पास 2 प्रोविजंस दिया गया है। कौन कौन से प्रोविजंस हैं? वो प्रोविजंस, फर्स्ट प्रोविजन है दैट द रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कि जो रूल्स हैं ना वो अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए, बेमकसद नहीं होने चाहिए, और ना ही जो है वो जो पब्लिक पॉलिसी है उनके खिलाफ होने चाहिए। जो कस्टम और यूजेज है, ठीक है, मतलब सर्टेन होने चाहिए। आ रही बस में, अनसर्टेन नहीं होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि ऐसी रीत रस्म ना हो जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। फॉर एग्जांपल
कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कम्युनिटी हो कि हमारे जो कम्युनिटी के अंदर हम चाचा चाची से जो है हमारे पास चाची हैं या फिर जो नेफिस वगैरह कजन्स वगैरह हैं उनकी शादी करवाते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी की जो हमारे पास ये क्या हो गया, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो गया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हिंदू जो हमारा मैरिज एक्ट है उसके तहत ऐसा नहीं होगा। मतलब कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा कस्टम या यूजेज नहीं होगा जो अगेंस्ट हो पब्लिक पॉलिसी के, ठीक है। हमारे पास प्रोविजन 2 जो दिया गया है वो दिया गया है कि एप्लीकेबल होगा वो कस्टम और यूजेज सिर्फ और सिर्फ फैमिली तक महदूद होगा, और वो फैमिली उस कस्टम और उस यूजेज मतलब उस रीत रस्म को डिसकंटिन्यू ना करे। शर्त ये है, पहली शर्त ये कि कोई पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। और दूसरी शर्त ये है कि जो रीत रस्म जो करते आ रहे हैं उस फैमिली ने कभी डिसकंटिन्यू ना की हो। आ रही बस। फॉर एग्जांपल एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने जो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो चिल्ड्रन हैं उनको दहेज के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी रीत करते आ रहे हैं जैसा कि एक जो औलाद की शादी हुई, बच्चों की शादी के साथ इन्होंने कोई ऐसी जो है डावरी आर्टिकल्स के साथ कोई ऐसी चीज़ दी उन्होंने जो हमेशा वो देते आ रहे अभी तक वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, ठीक है। अगर कोई हमारे पास ए ने दिया, उसके जो बेटे बी ने दिया, सी ने, डी ने, ई ने, मगर जब ई की बारी आई, एफ की बारी आई, एफ ने नहीं दिया, मतलब वो दहेज उन्होंने नहीं दिया, मतलब वो डिसकंटिन्यू हो, फिर वो कस्टम नहीं रहेगा, यूजेज नहीं रहेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब वो अभी तक जो है डिसकंटिन्यू ना हो उस फैमिली से तहत। उसके बाद चले जाते हैं डेफिनेशन बी पर। बी बात करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब सिविल, हमारे पास सिटी सिविल कोर्ट, मतलब जो बड़ी सिटी है आपका डिस्ट्रिक्ट जो है ना, उसकी जो सिटी कोर्ट जो है सिविल, वही जो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब सिविल कोर्ट। आ रही बस में यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बात करता है मीन्स इन एनी एरिया विच देयर इज अ सिटी सिविल कोर्ट दैट court and in any other area the principal civil court of original jurisdiction and includes any other civil court which may be specified by the state government by notification in the official gazette is having jurisdiction in respect of the matters dealt within this act। मतलब जो स्पेसिफाई कर दे, उसके अलावा भी जो प्रोविंशियल जो हमारे पास गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अगर स्पेसिफाई कर दे, डिक्लेयर कर दे, तो फिर वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही कहलाएगी। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेराइन ब्लड। ये थोड़े इंपॉर्टेंट्स हैं, ये आपने थोड़े जो है ध्यान से देखने हैं। पहले हम चले जाते हैं फुल ब्लड पर, ठीक है। सी में बात होती है फुल ब्लड और हाफ ब्लड। सी में देखते हैं हम पहले क्या देखते हैं, हम पहले देखते हैं फुल ब्लड। 2 पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय, हमारे पास 2 पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे वर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। मतलब 2 शख्स वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, वो जो है फुल ब्लड कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल ये ए है, ठीक है। कौन ए है? ये हमारे पास ए है और ये बी है, ठीक है। इन्होंने हमारे पास शादी कर ली, ठीक है। इन्होंने क्या की, ये कपल है, इन्होंने शादी की, इनकी शादी में से एक बच्चा हुआ सी, ठीक है। क्या हुआ? सी, एक बेटा हुआ सी, ठीक है। ये ए है और ये वाइफ है इसकी, ठीक है। समझ रहे बात? ये कपल है, ये एक बेटा हुआ इनको और एक इनको बेटी हुई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? ये डी। अब ए, सी और डी दोनों जो बहन भाई हैं, इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कॉमन। एंसेस्टर क्या होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए। इन दोनों के कॉमन हैं। समझ रहे बात? मतलब
इनका इनका क्या है, इनकी इनके जो फादर्स भी सेम है और इनके जो मदर भी सेम है, और इनकी भी वही मदर है और वही इसके वही फादर है वही मदर है। मतलब दोनों का रिलेशन जो है ना वो क्या है, जो फुल ब्लड रिलेशन है, समझ रहे हैं, मतलब सिस्टर ब्रदर है। तो फिर ये क्या हो गया, मतलब इनका जो एंसेस्टर है ना दोनों का वो कॉमन एंसेस्टर है। देख लें एक बार फिर भी, टू पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे वर डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स बाय द सेम वाइफ। मतलब यहाँ पर वाइफ की बात की जा रही है कि एक ही वाइफ से दोनों बच्चे हुए हों, डिसेंडेंट्स, कॉमन एंसेस्टर से दोनों डिसेंडेंट हो, डिसेंडेंट मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? आ रही बस, डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, दोनों मतलब कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ हम बाय द सेम वाइफ, मतलब एक ही जो सेम वाइफ है उसी से ही दोनों बचे हैं। मतलब सी जो बेटा है और डी जो डॉटर है दोनों ही सेम ही एक ही माँ से है, एक ही मदर से हैं। तो फिर ये क्या हो गए, मतलब ये इनका रिलेशन क्या हो गया, ये इनका रिलेशन हो गया ब्रदर सिस्टर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है आपकी? मतलब ये हो गया फुल ब्लड, ये क्या हो गया, ये हो गया फुल ब्लड, मतलब सगे बहन जो भाई हैं वो कहलाएंगे फुल ब्लड। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम चले जाते हैं हाफ ब्लड पर। हाफ ब्लड, हाफ ब्लड में भी यही, फॉर एग्जांपल ये ए है, ठीक है, और ये बी इनकी वाइफ है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है वो हम देख लेते हैं। हाफ ब्लड की पहली आप बेरीडिंग कर लें, एंड बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय बट बाय डिफरेंट वाइफ्स। ठीक है, ए की शादी हुई इनसे, ठीक है, इनमें से क्या हुआ, एक बेटा हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सी सन, ये इनमें से एक बेटा हुआ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब इनका क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। ठीक है, या फिर इन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है मगर इनका डाइवोर्स हो गया। अब ए ने फिर से क्या कर लिया, हमारे पास एक हम जो है एक्स से शादी कर ली, एक वाइफ एक और आ गई, एक्स, उससे शादी कर ली। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ये वही ए है, मतलब ए ने दूसरी शादी कर ली। अब इनमें से एक बच्चा हुआ, ठीक है, जिसका नाम हम रखते थे डी, जो है हमारे पास डी जो है डॉटर है। ठीक है, ये क्या है, डी, डी डॉटर है। तो फिर अब इनके और इनके जो एंसेस्टर जो हैं वो तो कॉमन है, मतलब इनके फादर तो कॉमन है, इनके क्या है, इनके फादर्स तो कॉमन है, मगर इन दोनों के, इनके फादर्स कौन है, इनके फादर्स कौन है, इनके फादर्स जो है ए है, और इसकी मदर्स कौन है, इसकी मदर्स जो है वो बी है। अब इनका फादर्स कौन है, इसका फादर्स ए है, और इसकी मदर्स कौन है, इसकी मदर एक्स है। अब दोनों के एंसेस्टर कॉमन है, मतलब जो कॉमन एंसेस्टर, मतलब जो इनके जो फादर्स हैं वो तो एक ही हैं, मगर इनकी मदर्स अलग है, इसकी मदर अलग है, इसकी मदर अलग है। ये क्या कहलाएंगे, स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर। आ रही बात समझ? तो ये कहलाएंगे हमारे पास हाफ ब्लड। यहाँ तक बात क्लियर है? ये हाफ ब्लड हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब चले जाते हैं हम यूटेराइन ब्लड पर। यूटेराइन ब्लड भी थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। यूटेराइन ब्लड्स क्या बात करता है, यूटेराइन ब्लड्स बात करता है two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from a common ancestor but by different husbands। मतलब यूटेराइन ब्लड्स ये बात करता है कि फॉर एग्जांपल ये कोई वाइफ है ए,
ठीक है। ए क्या है, एक वाइफ है, ठीक है, इन्होंने शादी कर ली किससे, बी से, ये उनके हस्बैंड है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है कि ये ए है, ए वाइफ है कोई, ठीक है, इन्होंने बी से शादी कर ली, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। थोड़ा सा फिर इसको डेफिनेशन देख लें। 2 पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेराइन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर बाय डिफरेंट हस्बैंड्स, मतलब डिफरेंट हस्बैंड्स, इनके दरमियान क्या हुआ, इन्होंने इनसे क्या ले ली, डाइवोर्स ले ली, ठीक है। और ए ने फिर से शादी कर ली किससे, ये ए यहां पर आ गए, ए जो है लेडी है, वाइफ है, इन्होंने शादी फिर कर ली किससे, सी से कर ली, सी हस्बैंड हो गया, ठीक है। यहां पर सी हस्बैंड हो गया। अब इन्होंने इनकी शादी अब किससे है, इनसे है। अब इन ए और बी की जब शादी थी तो इनसे इनको एक जो है सन हुआ था, जिसका नाम था हमारे पास एक्स, ठीक है, ये इनका बेटा है, मतलब हस्बैंड बी से इनको एक बेटा हुआ था, फिर उन्होंने शादी कर ली हमारे पास सी से, उनमें से उनको एक बेटी हुई, फॉर एग्जांपल एक डॉटर हुई, जिनका नाम रखा इन्होंने वाई, ठीक है। और वाई, अब क्या है, एक्स के जो फादर्स हैं वो कौन है, ए हमारे पास फादर्स कौन है, बी है, ठीक है। और इसकी मदर कौन है, हमारे पास ए है, ठीक है। और डॉटर वाई का जो फादर है, फादर कौन है, फादर सी है, इसकी मदर कौन है, मदर ए है। मतलब जो एक्स है सन, उसकी मदर ए है, ठीक है, और सन जो डॉटर है वाई, उसकी मदर भी ए है, ठीक है, मगर इसके फादर बी हैं और इसके फादर सी हैं, मतलब बेटी का बाप जो है वो सी है और बेटे का बाप जो है वो बी है। अब ये क्या हुए, ये यूटेराइन ब्लड हो गए, मतलब स्टेप सिस्टर एंड स्टेप डॉटर, स्टेप सिस्टर स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर, ये रिलेशन हो गया। अब ये क्या है, ये कॉमन एंसेस्टर से हैं दोनों, मतलब इन दोनों के जो बड़े जो हैं वो एक ही हैं, मतलब इनमें से दोनों में से हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक है, मतलब इन दोनों की मदर्स जो है वो दोनों की एक है, मतलब जो बेटी है उसकी माँ भी ए है और जो बेटा है उसकी माँ भी ए है, बाप भले अलग हो। तो फिर अब जो कॉमन एंसेस्टर है, मतलब ए जो है ये कॉमन एंसेस्टर हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर ये डिसेंडेंट हैं उसी से ही, तो फिर मगर मतलब इसके हस्बैंड जो हैं वो अलग हैं, इसके फादर्स अलग हैं, इसीलिए अब ये कहलाएंगे हमारे पास यूटेराइन ब्लड। यहाँ तक बात क्लियर है, अगर समझ में ना आए तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन दी गई है इस डी के अंदर, हम डी पढ़ रहे थे यहाँ पर यूटेराइन ब्लड, डी पढ़ रहे थे यूटेराइन ब्लड, ये अब मतलब ये जो क्या है, ये दोनों जो है यूटेराइन ब्लड हैं, समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चले जाते हैं हमारे पास प्रिस्क्राइब पर, और इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, डी की एक्सप्लेनेशन इन क्लास सी एंड डी एंसेस्टर इंक्लूड्स द फादर एंड एंसेस्टर्स द मदर, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है हमारे पास डी का, डी के अंदर के जो इसके हमारे पास एंसेस्टर है, एंसेस्टर्स के अंदर क्या आएगा, फादर आएगा, और एक वर्ड है एंसेस्ट्रेस, इसके अंदर क्या आएगी, मदर आएगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, सिंपल है। अब उसके बाद चले जाते हैं हम प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड क्या है, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जो रूल्स बनते हैं ना उसको कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड। अब रूल्स कौन से सेक्शन के तहत बनते हैं, अगर आप सेक्शन नंबर 8 अंडर सेक्शन 8 इस
हमारे पास द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये रूल्स जो बनाए जाते हैं उसको प्रिस्क्राइब कहते हैं, कि जो रूल्स फॉर एग्जांपल हिंदू मैरिज रूल्स 1979 जो हैं बने हैं वो भी सेक्शन 8 के तहत बने हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ये थोड़ा आप स्टडी कर लेना, अगर फिर भी समझ में ना आए तो बात आप मुझसे पूछ लेना। इसके बाद हम चले जाते हैं ई पर। एफ, ई, एफ और जी ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फुल ब्लड का मतलब क्या है? मदर्स फादर्स दोनों सेम हो, ठीक है, जहाँ तक बात क्लियर है। उनमें से जो उनका औलाद होगा वो क्या कहलाएगा? वो दोनों ईच अदर जो है फुल ब्लड कहलाएंगे। और हाफ ब्लड का मतलब क्या है? हाफ ब्लड में क्या होता है? हाफ ब्लड में मतलब जो है वो फादर जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, मगर वाइफ्स जो है ना वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो एक वाइफ में से कुछ औलाद है, दूसरी वाइफ में से कुछ औलाद है, और जो भी उनके वो चिल्ड्रंस हैं ना वो एक दूसरे से हाफ ब्लड है। और यूटेराइन ब्लड्स मतलब जो माँ तो सेम हो मगर उनके फादर्स जो है ना वो अलग हो उन बच्चों के, तो फिर उन बच्चों का जो रिलेशन होगा वो यूटेराइन ब्लड होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? सिंपल है, ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे डेफिनेशन क्लियर करते हैं। नोट कर लिया आपने? अब हम चले जाते हैं हमारे पास जो डेफिनेशन है एफ पर, ठीक है। इसमें बात होती है सपिंडा। अब वर्ड सपिंडा है क्या? जो वर्ड सपिंडा है उसका अगर ओरिजिन आप देखेंगे, ओरिजिन है, ये वर्ड है संस्कृत का जिसकी मीनिंग है हैविंग द सेम लंप या सब्सटेंस। मतलब जो सपिंडा है, जो वर्ड सपिंडा है उसका मतलब जो संस्कृत हमारे पास वर्ड है, संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है एक ही चीज़ से कोई चीज़ बनी हो। सपिंडा मतलब एक ही चीज़ से, मतलब उसका जो सब्सटेंस है ना वो एक ही चीज़ से बना हो। सपिंडा रिलेशनशिप बात आती है, F1 बात करता है सपिंडा रिलेशनशिप। अब सपिंडा रिलेशनशिप है क्या? आइए इसको हम थोड़ा बेरीडिंग देख लेते हैं। मीन्स हमारे पास विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड्स एज फॉर एज थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर। मतलब कोई एक शख्स है, फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, और बी है। ए और बी दो शख्स हैं, ये ए सन है, ठीक है, ये एक बॉय है और ये एक गर्ल है। ये इनके सपिंडा ये रिलेशनशिप में कैसे हैं? अब इन दोनों की जो असेंडेंट्स जो हैं कौन से, अब देख लें थोड़ा सा। हम एफ पढ़ रहे हैं, एफ का 1 पढ़ रहे हैं। विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड्स एज फॉर एज थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर। असेंट, अब दो वर्ड्स है, एक है असेंट और एक है डिसेंट। असेंट मतलब ऊपर वाले, मतलब बेटा, उसका बाप, उसका दादा, उसका परदादा, इस तरह, ठीक है। और डिसेंट मतलब बेटा, पोता, ठीक है, परपोता, और इस तरह, ये डिसेंट और ये असेंट। मतलब इसकी असेंट बोल रहे हैं इन दोनों की मदर्स की तरफ से। ये इनकी मदर्स है सी, ठीक है, और ये सी की मदर है डी, ठीक है, और ये डी की मदर है ई, ठीक है। मतलब थर्ड जनरेशन तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन दोनों तक इनका रिलेशन, अगर इनका असेंट जो है वो दोनों का या एक का कोई जो है वो क्या है, असेंट जो ऊपर जो जा रहा है माँ की जनरेशन में, मतलब 3 जनरेशन के अंदर इंक्लूसिव वर्ड, मतलब जो ये खुद जो है ये क्या है, ये उसके इसकी माँ जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, इसके ऊपर 2 जनरेशन, ठीक है। मतलब माँ के रिश्ते से, मतलब माँ की माँ नानी, नानी की माँ पर नानी, ये क्या है, और इनके ये इनके हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, ये इनके सपिंडा हो जाएंगे। अगर अब फादर की तरफ से हम देखेंगे, ठीक है,
फादर की तरफ देखेंगे, द लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड्स इन ईच फ्रॉम द पर्सन कंसर्न्ड हु इज काउंटेड एज द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये तो हो गया माँ की तरफ से। अब सपिंडा जो है, अब आगे हम देख लेते हैं। नंबर 2 बात करता है, अगर सपिंडा की बात हम क्लियर कर लें तो फादर की तरफ से है 5 जनरेशन। ये कितनी जनरेशन है? ये 3 जनरेशन की बात करता है और ये हमारे पास 5 जनरेशन की बात करता है। इनके फादर्स हैं, इन दोनों में से कोई फादर्स है, फॉर एग्जांपल ये एक्स फादर है, ठीक है, ये वाई है, ये जेड है और ये Z1 है। मतलब एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 1 2 3 4 और ये Z2 हो गया। ये फादर की तरफ से ये जनरेशन है, ठीक है, मतलब इनका या इन लीनियर असेंडेंट, ठीक है, लीनियर असेंडेंट्स जो भी हैं फादर की तरफ से वो 5 जनरेशन तक काउंटेड होंगे। हु इज़ टू बी काउंटेड एज फर्स्ट जनरेशन, ये खुद जो फादर जो खुद जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन कहलाएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन तक अगर इनका रिलेशन निकलता है तो फिर ये क्या है? सपिंदार रिलेशनशिप में आते हैं। नंबर 2 बात करता है, सपिंडास। कौन कौन सपिंडा कहलाएंगे? 2 पर्सन आर सेड टू बी सपिंडास of each other if one is a linear ascendant of other within the limits of Sapinda relationships, or if they have a common linear ascendant who is within the limits of Sapinda relationship with reference to each of them। मतलब ये सपिंडास कौन कहलाएंगे? सपिंडा वो कहलाएंगे जो कि लीनियर असेंडेंट्स हैं, 3rd जनरेशन मदर की तरफ से और 5th जनरेशन तक जो फादर की तरफ से, अगर उनमें से किसी का भी जो है वो हमारे पास रिलेशनशिप निकलता है, कॉमन जो है लीनियर असेंडेंट्स हैं इनके मतलब ए और बी जो बॉय या गर्ल है, इनके जो कॉमन है, फॉर एग्जांपल इनके जो है मदर की तरफ से क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये बॉय है फादर की तरफ से, ये मदर की तरफ से, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब इनका डी, ठीक है, इनका कॉमन है दोनों का, इसकी भी नानी डी है और इसकी भी नानी डी है, या इसका भी परदादा जो है वो जेड है, इसका भी परदादा जेड है। ये लीनियर हमारे पास असेंडेंट से कहलाते हैं, ठीक है। तो फिर ये वो रिलेशन सपिंदास रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। अगर फिर भी समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब वर्ड है यहाँ पर जी बात करता है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, मतलब कौन कौन से ऐसे रिलेशनशिप हैं जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आते हैं, जिनसे शादी नहीं हो सकती। मतलब सपिंदा रिलेशनशिप, सपिंदा जो रिलेशनशिप है सपिंदा, इसके भी जो 5th और 3rd जनरेशन की जो बात है, इनके दरमियान अगर कोई आता है तो फिर उनके बच्चों से शादी नहीं हो सकती और इन लोगों से भी शादी नहीं हो सकती। मतलब ये जो बॉय है ये अपनी माँ, अपनी नानी, अपनी परनानी से शादी नहीं कर सकता, ना ही इनके औलादों से शादी कर सकता है। लाजमी नहीं है ये परनानी, ये ए जो है ए की उम्र है फॉर एग्जांपल 25, इसकी नानी की उम्र तो हो जाएगी 80, इसकी परनानी की तो उम्र हो जाएगी, मतलब वो तो हमारे पास होंगी नहीं इस दुनिया में, तो लाजमी नहीं है इनसे शादी, ठीक है। अब इनके औलादों से शादी ये हमारे पास प्रोहिबिटेड है। और हमारे पास जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज रिलेशनशिप कौन से, मतलब जिनसे शादी आप नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन से, आइए हम नंबर वाइज देख लेते हैं। जी की पहले देख ले हम क्या बात करता है। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, 2 पर्सन्स आर सेड टू बी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। 2 पर्सन्स प्रोहिबिटेड डिग्रीज के रिलेशनशिप में आएंगे। कब आएंगे आइए हम देख लेते हैं कि कब जो है 2 शख्स, 2 हमारे पास मेल या फीमेल कब प्रोहिबिटेड डिग्री में आएंगे। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, ये मेल है, ये फीमेल है, मतलब ये लड़का है ये लड़की, ये दोनों शादी करना चाहते हैं मगर ये शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं, ये सपिंदा में आते हैं फिर भी नहीं कर सकते, और अगर ये प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं फिर भी ये शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आइए देख लेते हैं। जी का 1 देख लेते हैं। जी का 1 बात करता है इफ वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर,
ये जो है लीनियर असेंडेंट्स हैं। कैसे, मतलब दोनों में से लीनियर असेंडेंट्स की बात करता है कि इनके जो ऊपर वाले जो है ना वो कॉमन होने चाहिए दोनों के। आ रही बात समझ में। और उसके बाद है नंबर 2 पर जो है वो बात करता है इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर। ठीक है, ये थोड़ा सा आप नोट कर लें, हम इसको यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। ये इसको थोड़ा डिटेल में हम थोड़ा देख लेते हैं। जी डियर्स, तो अब हम देख लेते हैं कि सपिंडास रिलेशनशिप में कौन कौन से, मतलब जैसा कि फादर्स है, उसका ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये सब के सब ये सपिंडास रिलेशनशिप में आते हैं। और सपिंडा रिलेशनशिप में एक बड़ी बात ये थी कि उसके अंदर लिमिट बताई गई थी फादर की तरफ से 5th जनरेशन, मतलब ये लड़का है ना इसको शादी करनी है बी से, तो फिर ये एक खुद ये जनरेशन हो गया। ठीक है, दूसरी जनरेशन उसका बाप, तीसरी जनरेशन उसका जो है दादा, और चौथी जनरेशन उसका परदादा, और 5वीं जनरेशन उसका जो है दादे का परदादा। ठीक है, मतलब ये हो गए टोटल 5 जनरेशन। अगर मदर की तरफ से जाते हैं तो हमारे पास एक मदर खुद, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है नानी, तीसरी हमारे पास है नानी की माँ। ठीक है, मतलब ग्रेट नानी। ठीक है, मतलब ये 3 जनरेशन ये सपिंदा में आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात हमारी चल रही थी प्रोहिबिटेड डिग्री की, बात प्रोहिबिटेड डिग्री की थी। तो रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड डिग्री में हमारे पास नंबर 1 अगर आप देखेंगे, इफ वन इज लीनियर असेंडेंट्स ऑफ अदर। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखे जाए फॉर एग्जाम्पल कोई ये ए है, ठीक है, एक क्या है, एक गर्ल है, ठीक है, ये शादी करना चाहते हैं, ठीक है, किसी से, मगर किन लोगों से ये शादी नहीं कर सकती। इफ़ वन इज लीनियर असेंडेंट्स ऑफ द अदर, लीनियर असेंडेंट्स ऑफ द, ये बी से शादी करना चाहती है, या फॉर एग्जांपल ये जो गर्ल है ये इसके फादर हैं, लीनियर असेंडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये बी क्या है, इनके ये फादर हैं, और सी क्या है, इनके ग्रैंडफादर हैं, और डी क्या है, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर है, और ई क्या है, इनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यहाँ पर लिमिट नहीं है, EFGHIJ, मतलब ये लड़की जो ए जो है ये अपने फादर से शादी नहीं कर सकती, ये अपने दादा से शादी नहीं कर सकती, ये अपने जो है परदादा से शादी नहीं कर सकती, ये अपने परदादा के दादा से शादी नहीं कर सकती। लाजमी नहीं ये इन्हों से दादा परदादा, ये तो उनकी डेथ हो चुकी होगी, मगर इनके जो भी औलाद वगैरह हैं इनसे ये शादी नहीं कर सकती। ये हो गया हमारे पास लीनियर असेंडेंट, लीनियर असेंडेंट। ठीक है, इनसे ये शादी नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम नंबर 2 पर। नंबर 2 क्या बात करता है, नंबर 2 बात करता है कि इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियर असेंडेंट, हमारे पास लीनियर डिसेंडेंट्स ऑफ द अदर। फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये ए है, ये शादी करना चाहती है फॉर एग्जांपल किसी से ये शादी नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल ये इनके फॉर एग्जांपल ए बी जो है ये क्या है, इनके फादर हैं, ये डी हमारे पास सी क्या है, इनके ग्रेट फादर हैं। ठीक है, और ये डी इनके क्या हैं, ये इनके ग्रेट ग्रैंड फादर हैं। ठीक है, तो ये लड़की जो है ये लीनियर असेंडेंट है, ये क्या है, लीनियर असेंडेंट्स ऊपर की तरफ। ठीक है, ये शादी नहीं कर सकता। ठीक है, एक लड़की अपने बाप से, अपने दादा, अपने परदादा या इनके जो भी इनके बच्चे हैं इनसे, ठीक है, शादी नहीं कर सकती। और ये फॉर एग्जांपल ये एक लड़का है, बॉय है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर ये लड़की है फॉर एग्जांपल, ये बॉय कर दें इसको। ठीक है, और इसका ये सन है फॉर एग्जांपल, बी क्या है, सन है, सी डी ई ये क्या है, इनका फॉर एग्जाम्पल सन है, और ये एक सन की वाइफ है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, सन की वाइफ है। ठीक है, और ये सी जो है ये सी की वाइफ है। ठीक है, और ये डी है और डी की वाइफ है, ये ई है और ई की वाइफ है। मतलब बी की वाइफ हो गई, मतलब इसकी बहू हो गई, सी की वाइफ क्या हो गई,
इसकी जो पोता है उसकी घरवाली मतलब उसकी पोती बहू हो गई, और इसकी जो डी है पर पोता है उसकी घरवाली जो है वो इसकी क्या हो गई, फॉर एग्जाम्पल उसकी पर पोती बहू हो गई। ठीक है, ये इनसे शादी नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। ये लीनियर असेंडेंट और ये लीनियर डिसेंडेंट, मतलब ऊपर तक कोई लिमिट्स नहीं है, नो लिमिट्स। प्रोहिबिटेड डिग्री में कोई भी लिमिट्स नहीं है। ठीक है, हमारे पास सपिंडाज रिलेशनशिप में लिमिट्स दी गई थी, फादर की तरफ से 5 जनरेशन तक और मदर की तरफ से 3rd जनरेशन तक लिमिट्स थी कि वहाँ शादी नहीं कर सकते, उसके बाद वो शादी कर सकते थे। यहाँ तक बात क्लियर है। फॉर एग्जांपल मदर की तरफ से ये माँ, ये नानी, ये पर नानी, और ये नानी की नानी जो है हमारे पास ग्रेट नानी, ग्रेट ग्रैंड नानी। अब इससे जो सपिंदा रिलेशनशिप नहीं आता, इससे ये शादी कर सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ प्रोहिबिटेड डिग्री में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड तक अगर ये हमारे पास ट्रेस हो जाए। अब इनकी एक शर्त ये बड़ी है कि ये ट्रेस हो, ये रिलेशनशिप ट्रेस हो। ऐसा नहीं है ये रिलेशनशिप बीच में टूट जाए, ऐसा नहीं है। ये रिलेशनशिप पूरा का पूरा ट्रेस हो रहा हो तो फिर हम आगे जो है इस पे ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, मतलब वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आ जाते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं G3 पर। G2 डिस्कस हो गया, G3 क्या बात करता है, G3 बात करता है if one was the wife of the brother or the father's or mother's brother or the grandfather's or grandmother's brother of the other। मतलब आप फॉर एग्जांपल कोई ए है, फॉर एग्जांपल ए जो है किससे शादी नहीं कर सकता, वो हमारे पास है किससे, ब्रदर की वाइफ से। ठीक है, ब्रदर वाइफ इनसे नहीं कर सकता, और किससे नहीं कर सकता, हमारे पास फादर्स ब्रदर वाइफ। ब्रदर वाइफ को क्या कहेंगे हम, भाभी, और फादर्स ब्रदर वाइफ को क्या कहेंगे हम, चाची। ठीक है, और उसके अलावा क्या कहा गया है कि आर मदर्स ब्रदर। ठीक है, आपकी जो मदर है, मदर्स जो ब्रदर है मतलब आपके जो मामा है, ठीक है, उनकी जो वाइफ है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, मामी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और आपके जो ग्रैंड फादर्स हैं या ग्रैंड मदर्स है, ठीक है, ग्रैंड फादर्स के भाई की वाइफ या ग्रैंड जो हमारे पास मदर्स हैं उनकी। अब जो ग्रैंड फादर हैं उनके ब्रदर की वाइफ, ये क्या कहलाएगी, ये हमारे पास कहलाएगी दादी। ठीक है, और हमारे पास ग्रैंड मदर ब्रदर वाइफ, हमारी जो दादी है उनके भाई की घरवाली, ये क्या कहलाएगी, हमारे जो दादी है उनके भाई की घरवाली, ये हमें क्या कहलाएगी, ये हमारे रिलेशनशिप में नानी कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये इनसे शादी जो है वो प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाती है, इनसे आप शादी नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर 4 पर चले जाते हैं। नंबर 4 बात करता है हमारे पास जैसा कि इफ़ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल एंड नाइस, आंट एंड नेफ्यू आर चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर आर ऑफ 2 ब्रदर आर ऑफ 2 सिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास 4 नंबर पॉइंट क्या बात करता है कि किन से आप शादी नहीं कर सकते। 4 नंबर जो है ये बात करता है कि आप जो कौन कौन शादी नहीं कर सकते। नंबर पहला है ब्रदर सिस्टर, ठीक है। नंबर 2 पर है हमारे पास अंकल एंड नाइस, अंकल एंड चाचा और भतीजी, या चाचा या भांजी नहीं कर सकते शादी। नंबर 3 पर आंट एंड नेफ्यू, आंट एंड
मतलब चाची और भतीजा शादी नहीं कर सकते, या मामी या भांजा शादी नहीं कर सकते, बहन भाई शादी नहीं कर सकते, चाचा और भतीजी शादी नहीं कर सकते, मामा या भांजी शादी नहीं कर सकते, ये मामी या भतीजा या चाची या हमारे पास भतीजा शादी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर, मतलब 4 नंबर पर क्या कहा गया है कि जो बच्चे हैं एक हमारे पास 2 ब्रदर्स के, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर, ठीक है, वो भी शादी नहीं कर सकते। चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब बहन और भाई के जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। नंबर 5 पर क्या कहा गया है? नंबर 5 पर कहा गया है कि ऑफ 2 ब्रदर आर 2 सिस्टर्स, मतलब ये हमारे पास भाई के बच्चे और बहन के बच्चे शादी नहीं कर सकते, और हमारे पास 2 ब्रदर्स चिल्ड्रन भी शादी नहीं कर सकते। ठीक है, और 2 सिस्टर्स चिल्ड्रन भी शादी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक बात की, मतलब कौन किसके बच्चे? एक भाई और बहन के जो बच्चे हैं 5, एक भाई का जो है बेटा है ए, और उसकी बहन है, उसकी बेटी है, उसका नाम है बी, ये दोनों शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बाप की बहन की बेटी है और ये बेटी शादी इससे नहीं कर सकती, क्योंकि वो लड़का जो है उसके मामे का लड़का है। यहाँ तक बात क्लियर है। मतलब 2 भाइयों के बच्चे एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते और 2 बहनों के बच्चे एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर है। ये बहुत सिंपल है, थोड़ा कन्फ्यूजन करता है। अगर उसके बाद हम चलते हैं आगे, इसकी जो है एक्सप्लेनेशंस, उस पर थोड़ी सी हम नज़र डालते हैं कि एक्सप्लेनेशंस क्या बात करता है। अब हमारे पास जी जो है हमारे पास है, उसका एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है? एक्सप्लेनेशन बात करता है फॉर द पर्पज ऑफ क्लास एफ एंड जी रिलेशनशिप इंक्लूड्स, कौन कौन से रिलेशनशिप आ जाते हैं? शिप इंक्लूड्स, नंबर 1 पर कहा गया है कि रिलेशनशिप बाय हाफ आर यूटेराइन ब्लड एज वेल एज बाय फुल ब्लड, मतलब फुल ब्लड भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, हाफ ब्लड भी आ जाएगा और यूटेराइन ब्लड भी आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, ये मतलब जो भी ऊपर प्रोहिबिटेड डिग्री दी गई है उसके अंदर ये सब के सब रिलेशन इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, ये सिंपल है। इसके बाद हम चले जाते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 बात करता है इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज ए लेजिटिमेट, मतलब जो लेजिटिमेट है बच्चे वो भी इस रिलेशनशिप में आएंगे, और जो इलेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट मतलब जो जायज़ औलाद हैं उन पर भी ये रूल्स एप्लीकेबल हैं और ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, और इलेजिटिमेट मतलब जो नाजायज़ औलाद हैं वो भी इन पर एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि ये हिंदू होंगे। फॉर एग्जांपल ए और बी ने जायज़ शादी की, इनमें से कोई बचा हुआ, फॉर एग्जांपल क्या बचा हुआ, इनमें से सी हुआ, ये जायज़ है मगर ये हुआ था हिंदू, ठीक है, तो इन पर ये हमारे पास एक्ट एप्लीकेबल है। अब कोई दूसरे हैं एक्स और वाई, इनके दरमियान रिलेशनशिप होता है और उन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा हो जाता है जेड, मगर भले नाजायज़ हो मगर बच्चा तो इनका है, ये तो है हमारे पास क्या है, हिंदू हैं, ठीक है, तो फिर इन पर ये प्रोहिबिटेड डिग्री और सपिंडाज जो है एप्लीकेबल होंगे। यहाँ तक बात की जायज़ या नाजायज़। नंबर 3 पर चले जाते हैं। नंबर 3 बात करता है रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड, ठीक है, एंड ऑल टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप इन दोज क्लासेस शैल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली, मतलब वो जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो मुकम्मल होगा एज जो भी हमारे पास क्लासेस में जो रिलेशनशिप्स के जो भी टर्म्स दिए गए हैं उनके मुताबिक, जो भी रिलेशनशिप्स हैं बाय ब्लड हो या अडॉप्शन का रिलेशनशिप हो उन पर ये एप्लीकेबल होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास
सेक्शन नंबर 4 पर। सेक्शन नंबर 4 बात करता है ओवरराइडिंग इफेक्ट की। अब सेक्शन नंबर 4 बात करता है ओवरराइडिंग इफेक्ट। सेक्शन नंबर 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट। अब ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। अब इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या है इस एक्ट का, इस कानून का, ठीक है। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर अगर एक्सप्रेसली मतलब लिखत में कहीं लिखा गया है, ठीक है, अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कि इस एक्ट में अगर कहीं जो है खास तौर पर स्पेसिफिकली लिखा गया है, तो उसके मुताबिक अब 2 पॉइंट्स दी गई हैं, ए और बी, ठीक है। इसको देख लेते हैं। एनी टेक्स रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और एनी कस्टम और यूजेज इज पार्ट ऑफ दैट लॉ इन force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provisions is made in this act। मतलब इससे पहले कोई भी ऐसा टेक्स्ट लिखत में हो, कोई कानून हो, कोई भी इंटरप्रिटेशन हो हिंदू लॉ की, या कोई कस्टम यूजेज हो, या कोई भी पार्ट हो, ठीक है, पार्ट ऑफ दैट लॉ, कोई भी इस हिंदू लॉ का कोई भी किसी किस्म का कोई लॉ हो, कोई कानून हो, रूल हो, कोई उनका हिस्सा हो, ठीक है, इमीडिएटली इस कानून के पास होने के बाद उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और ये सुपरसीड करेगा। ये क्या करेगा? ये हमारे पास सुपरसीड करेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? सुपरसीड, ठीक है, मतलब इसका इफेक्ट जो है वो सुपरसीड रहेगा। नंबर बी में कहा गया है एनी अदर लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन सो फार एज इट इज़ इनकंसिस्टेंट विथ एनी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन इन दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी शर्त ऐसी दी गई है, अगर उसके अगेंस्ट में अगर कोई अदर लॉ है, ठीक है, कोई अदर लॉ जो है अगर वो इनकंसिस्टेंट से इस एक्ट के प्रोविजंस से, तो फिर वो हमारे पास सीज माना जाएगा, ठीक है। वो क्या माना जाएगा? सीज, वो ख़त्म माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने बेयर रीडिंग हमारी चैप्टर 1 की कंप्लीट हुई। मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल से सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूँ। फिर भी अगर मुझसे कोई चीज़ ऐसी कोई गलती हुई हो या समझाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये स्पेशली डिमांड था कि बेयर रीडिंग हमें समझाया जाए, तो ये बेयर रीडिंग का पार्ट 1 जो है मुकम्मल हुआ है। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो इसके लेक्चर्स देखते रहें। थैंक यू सो मच।